Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and doing well. Today we are going to talk about a very important topic of Pakistan UN relationships, right? We'll be talking about the historical context, current challenges, and future prospects in this topic. अच्छा जी, तो आज के लेक्चर से आप लोगों की क्या क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है, काइंडली मुझे लिखकर बता दे जल्दी से। चंद कोटेशन आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, बड़े जबरदस्त हैं, और इसी चंद कोटेशन से ही आप लोगों का ये टॉपिक भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखो, हम जिस दुनिया में रहते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उसको नाम दिया यूएन, यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, अक़वाम मुत्तहिदा, 193 कंट्रीज है इसमें। और वजह क्या है? वजह यह है कि एक भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। किसी के पास पानी नहीं है तो किसी के पास जो है समंदर नहीं है, किसी के पास तेल नहीं है, किसी के पास जो है बाकी वसाइल नहीं है। सो ऑल द कंट्रीज डिपेंड ऑन वन अनदर, ऑन ईच अदर इन वन वे आर द अदर। किसी के पास ह्यूमन कैपिटल नहीं है तो किसी के पास पैसे नहीं है। ठीक है, किसी की आबादी कम है तो किसी की इतनी ज्यादा है कि वो बाकी दुनिया को भी वर्क फोर्स दे सकता है। ठीक, इसी तरह हमारे पास कुछ मसाइल भी ऐसे हैं पूरी दुनिया में कि हम उसको एज अ यूनिट के तौर पर या एक मुल्क के तौर पर हम उसके साथ डील नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर क्लाइमेट चेंज, जिसका असर अक्सर पाकिस्तान पर अभी आता है। 2022 के सैलाब आप सब ने देखे, लेकिन पाकिस्तान पूरे के पूरे मौसम के साथ लड़ नहीं सकता। वी कैन नॉट फाइट क्लाइमेट चेंज अलोन। उसके लिए सारी दुनिया ने जो है पाकिस्तान की हेल्प करनी है, और इसी तरह पाकिस्तान ने भी इस हेल्प में अपना कंट्रीब्यूशन डालना है, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे ममालिक जो कि बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं वो बच जाएं। इसी तरह कोविड 19 आया, तो अब कोविड 19 कोरोना वायरस ये एक मुल्क का मसला तो नहीं था, ये तो पूरी दुनिया का मसला था। इसी तरह गुर्बत, जेंडर इनइक्वालिटी, क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, ये ऐसे मसाइल हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मुल्क के नहीं है, पूरी दुनिया के हैं। टेररिज्म ले लें, आप ग्लोबल वार्मिंग ले लें, ये ऐसे मसाइल हैं कि ये जो है हम एक मुल्क के तौर पर इसको टैकल नहीं कर सकते। उसके लिए यूनिटी चाहिए, ठीक है, उसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए, उसके लिए जो है कोऑपरेशन और सपोर्ट और ताउन चाहिए। और इसी बुनियाद की वजह से जो है यूएन बना। पहला जंग अजीम हुआ, फिर दूसरा जंग अजीम हुआ, तो दुनिया वालों ने सोचा कि दुनिया में अमन के लिए एक ऐसा इदारा होना चाहिए कि दुनिया में अमन कायम कर सके, पीस मेंटेन कर सके आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सही, और उसी के बाद जो है यूएन बना। तो इसमें अगर आप लोग देख लें, ये उसके बाद ये 1945 के बाद कोई तीसरा आलमी जंग नहीं हुआ, तो उसमें सबसे बड़ा किरदार यूएन का है। छोटे मोटे जंगें होती रहती हैं, वियतनाम वार हो गया, अफगानिस्तान, इराक वार ऑन टेररिज्म शुरू हुआ, इसी तरह जो है पैलेस्टाइन का, पाकिस्तान इंडिया का कश्मीर के ऊपर, अभी यूक्रेन का वार चल रहा है, इसी तरह ईरान, इजराइल, साथ में लबनान, सही, हमास, हिजबुल्लाह ग्रुप वगैरह, इनके लड़ाइयाँ छोटी मोटी चल रही हैं। लेकिन आलमी जंग जिसको वर्ल्ड वार कहते हैं, तीसरा वर्ल्ड वार, थर्ड वर्ल्ड वार, वो नहीं हुआ। ठीक है, तो यहां तक अगर देखा जाए तो ये यूएन की एक कामयाबी है। फिर अब कोरोना वायरस आया, सारी दुनिया ने मिलकर उसको हराया, तो उसमें भी यूएन का अपना एक किरदार है। ठीक है, तो ओबामा क्या कहता है कि इन 21st सेंचुरी नेशंस मस्ट वर्क टुगेदर इज नेवर बिफोर इफ वी आर टू एड्रेस द कॉमन चैलेंजेस वी फेस। जो हमारे पास कॉमन चैलेंजेस हैं उसका सामना हम अकेले नहीं कर सकते, उसके लिए जो है यूनिटी की जरूरत है, और उसके लिए यूएन जो है नागजीर है। उसके बाद हमारे पास है
बां की मून ने कहा था कि वी कैन नॉट वेट फॉर अदर्स टू एक्ट फॉर अस। आसमान से फरिश्ते आपकी हेल्प के लिए नहीं आएंगे, आपने खुद अपने मसाइल का जो है हल निकालना है। एंड वी मस्ट टेक ऑनरशिप ऑफ आवर फ्यूचर, बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन एट द यूएन। फिर अंटोनियो साहब कहता है, ये यूएन सेक्रेटरी जनरल है इस वक्त, कि यूनाइटेड नेशंस रिमेन्स द बेस्ट फ्रेमवर्क फॉर एड्रेसिंग ग्लोबल प्रॉब्लम्स। ग्लोबल प्रॉब्लम्स जो अभी मैंने आपको बताए, कोविड-19 हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, क्वालिटी एजुकेशन हो गई, ठीक है, वाटर स्केर्सिटी हो गई, ये ऐसे मसाइल है कि पूरी दुनिया के है और हम सब इससे इक्वली इफेक्ट हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग हो गया, इसी तरह जो है बाकी मसाइल हैं। सो फास्टरिंग द इंटरनेशनल कोऑपरेशन नेसेसरी फॉर प्रोग्रेस, तो तरक्की के लिए और इस दुनिया को स्मूथली चलाने के लिए यूएन का किरदार जो है और सब ममालिक की यूनिटी जो है, दैट इज हाईली इसेंशियल। उसके बाद हमारे पास है डेग हैमरशोल्ड। वो कहता है द यूनाइटेड नेशंस वाज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम हेल। कि यूनाइटेड नेशन का मकसद ये था कि हमें तीसरी जंग अजीम से बचाएं। जो जंगें हमने, पहली जंग अजीम हुई फर्स्ट वर्ल्ड वार, फिर सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, तो यूनाइटेड नेशन ने ये वादा नहीं किया कि हम इस दुनिया को जन्नत बनाएंगे, बल्कि आपको दोजख से बचाना है। इसका तो दोजख से मुराद ये है कि थर्ड वर्ल्ड वार जो है इसने प्रिवेंट किया है। ठीक है, आई होप यू गॉट द पर्पस ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, इसका किरदार थोड़ा सा आप लोगों को बताया कि हमारे पास कुछ इश्यूज, ग्लोबल इश्यूज हैं और उसको हम अकेले टैकल नहीं कर सकते। उसके लिए जो है लाजमी है कि हमारे पास एक ऐसी बॉडी मौजूद हो जिस प्लेटफॉर्म पर तमाम के तमाम कंट्रीज जो है इकट्ठे होकर और जो एक कॉमन इशू, एक कॉमन प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस करें। ठीक है, आप थोड़ा सा पाकिस्तान को भी इसमें इंक्लूड करते हैं। सो पाकिस्तान इन्वॉल्वमेंट विद द यूनाइटेड नेशंस has been a cornerstone of its foreign policy since its independence in 1947। पाकिस्तान जैसे बना, इसने फौरन ही जो है यूनाइटेड नेशन में रुकनियत हासिल की और वहां से लेकर आज तक एक अहम रुकन के तौर पर जो है इसका मेंबर बना हुआ है। ठीक है, और इसी प्लेटफॉर्म पर कश्मीर का इशू भी उठा रहा है, इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट को भी उठा रहा है। ठीक है, इसी तरह इस्लामोफोबिया का जो इशू है उसको भी उठा रहा है। बाकी दुनिया मुस्लिम कंट्रीज के लिए जो है उसको भी उठा रहा है और वर्ल्ड ट्रेड के लिए जो मसाइल हैं उसको भी उठा रहा है। खास तौर पर क्लाइमेट चेंज को, जिसका हिस्सा हम खुद भी हैं और हम भी क्लाइमेट चेंज से इफेक्ट हो रहे हैं भेडली, उसी इशू को जो है हम इसी प्लेटफॉर्म से उजागर करते हैं, हाईलाइट करते हैं पूरी दुनिया के सामने। सही। अब कुछ हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो यूएन के सक्सेस स्टोरीज भी हैं लेकिन फेलियर्स भी हैं। ठीक, और इसी में पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक रोल है, वो क्या है आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अब यूएन क्या है? जैसे मैंने कहा, यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा 1945 में बना। क्यों बना? वर्ल्ड वार सेकेंड जब खत्म हुआ तो दुनिया के जितने भी ममालिक थे बैठ गए कि अब तीसरा वर्ल्ड वार ना हो और दुनिया में हम कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करें, पीस को प्रमोट करे, सिक्योरिटी को प्रमोट करे और एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो है, आलमी ताउन जो है उसको प्रमोट करे, फास्टर करे। सही, तो और ह्यूमन राइट्स को जो है प्रोटेक्ट करे, इंश्योर करे। उसके लिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है और फिर उसको नाम दिया यूएन, यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, अब इसका जो बुनियादी ढांचा है वो कुछ यूं है कि इसमें एक जनरल असेंबली होती है। ठीक है, उसमें तकरीबन हमारे पास 193 कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान। एक इसका आर्गन है जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल, और ये सबसे अहम आर्गन है, इंपॉर्टेंट आर्गन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी ये है कि ये दुनिया में पीस कायम करेगा और सिक्योरिटी जो है कायम करेगा। और इसके 15 मेंबर्स होते हैं और 5 इसके परमानेंट मेंबर्स हैं
जिसको हम P5 बोलते हैं। और इसमें ये 5 है जिनके नाम आप लोग जो है रटा कर ले, बड़े अहम है, आप पेपर में हर जगह पर इसको कोट कर सकते हैं। एक हमारे पास यूएन है, दूसरा हमारे सॉरी यूएस है, दूसरा हमारे पास यूके है, तीसरा रशिया है, चौथा चाइना है और पांचवा जो है फ्रांस है। अब इनके पास ये अहम क्यों है? क्योंकि इनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर एक ऐसा पावर होता है जिसके जरिए जो है आप एक रिजोल्यूशन को या आप एक कानून को जो इधर से पास होता है आप इसको खत्म कर सकते हैं, इवन एक वोट से भी। अभी एक मिसाल देता हूं वीटो पावर की, कि पूरी दुनिया ने 150 ममालिक से ज्यादा ममालिक ने वोट किया कि यूएन के प्लेटफॉर्म से उस पर इसराइल पर दबाव डाला जाए, प्रेशर डाला जाए ताकि वो इस जंग को रोक दे। ठीक है। अब एक मुल्क आता है जिसका नाम है यूएस अमेरिका, और वो कहता है कि जनाब आप जो है उसको ना छेड़े, इसराइल को ना छेड़े। बस बात खत्म। अब 150 ममालिक का वोट एक तरफ और एक यूएस का वोट दूसरी तरफ, तो वो कानून पास होगा जब ये 5 लोग जो है, या वो रिजोल्यूशन पास होगा जब ये 5 के 5 ममालिक जो है उसको वोट करेंगे। अगर इसमें से एक मुल्क ने भी इसके खिलाफ वोट किया या वीटो कर दिया, तो बस फिर 150 ममालिक हो या 193 में से 192 कंट्रीज हो, बस उनका वोट जाया हो गया और वो कानून या वो रिजोल्यूशन जो है, करारदाद जिसको हम कहते हैं, वो पास नहीं होगा। ठीक है। अब इंडिया भी चाहता है कि वो भी इन 5 ममालिक में शामिल हो जाए और उसको भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए, और अगर वो इसका हिस्सा बन जाता है तो फिर कश्मीर के साथ साथ पाकिस्तान भी गया। ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान जो भी करेगा वो जो है वीटो करेगा उस चीज को। अच्छा, अल्फानिस्ट ये नाम तो पहले आप चेंज कर लेना। अच्छा, आईसीजी कोर्ट के डिसीजन भी वीटो होता है सर? जनाब कुछ भी वीटो होता है, ठीक है, कुछ भी वीटो होता है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसकी बात इतनी मानी ही नहीं जाती। ठीक है। क्योंकि उसका जो क्या है, इन्फोर्समेंट का इदारा उसके पास नहीं है। ठीक है। अब पाकिस्तान का एक कोर्ट है, चीफ जस्टिस जो फैसला करता है, तो उसके पास एग्जीक्यूटिव होता है और वो एग्जीक्यूट करता है या इन्फोर्स करता है उसके आर्डर्स को। ठीक है। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास एक ऐसा बॉडी है ही नहीं कि वो अपने फैसले को जो है इम्प्लीमेंट कर सके या इन्फोर्स कर सके जबरदस्ती। ऑन विच बेसिस दी? देखिए ये क्यों है, एक तो ये इन लोगों ने बनाया, फाउंडिंग मेंबर्स हैं यूएन। एक दूसरा ये है कि ये उस वक्त की बड़ी ताकतें थी 1945 की। ठीक है। माँ हमने पूछा कि ये 5 ही क्यों ये इसके सिक्योरिटी में जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं? ये फाउंडिंग मेंबर्स हैं, इन लोगों ने ये बनाया, और उस वक्त की बड़ी ताकतें जो थी यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस थी। सही है। और अब इंडिया और पाकिस्तान भी बड़ी ताकतें हैं, मिलिटरीली बात कर रहा हूं। लेकिन अब इंडिया का रास्ता पाकिस्तान ने रोका है और पाकिस्तान का रास्ता इंडिया ने रोका है। ठीक है। इसी तरह जर्मनी और इटली ने जो है एक दूसरे का रास्ता रोके हुए हैं, तो वो बड़ी ताकतें हैं, लेकिन वो इसका हिस्सा नहीं बन सके क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल हैं। क्योंकि अगर इंडिया बनेगा तो फिर चाइना कहेगा कि आप पाकिस्तान को भी शामिल करे ले, लेकिन अगर पाकिस्तान बनता है तो फिर अमेरिका और इंडिया कहेगा कि आप मुझे भी शामिल कर दें। ठीक है। तो इस वजह से कुछ ममालिक जो इसके लिए अहल भी हैं वो शामिल नहीं हो सकते। अच्छा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को देखे, वो भी इसी का एक हिस्सा है। और अगर वहां पर देखा जाए सो इट रिजॉल्व्स लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स, जो लीगल मैटर्स हैं उसको रिजॉल्व करता है। लेकिन अगेन बता दूं, इंटरनेशनल लॉ हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, ये बड़े वीक होते हैं आम लॉ के अपोजिट जो है।
उसके बरक्स। अच्छा, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एक आर्गन इसका ये है, और ये जितने भी इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल वर्क हैं यूएन के, वो ये देखता है। और एक जबरदस्त काम जो इसने किया है वो है यूएन पीस कीपिंग मिशन दैट ऑपरेट्स ग्लोबली टू हेल्प कंट्रीज ट्रांजिशन फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट टू पीस, के जिधर जो है मसाइल चल रहे हो उस कॉन्फ्लिक्ट को पीस में बदल दे। ठीक है। एक हमारे पास है कि यूएन जो है वो जो ग्लोबल डेवलपमेंट्स होते हैं उसका इनिशिएटिव भी लेता है, और उसके लिए इसने बनाया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है। ये तकरीबन 15 जो एसडीजीज हैं, गोल्स हैं, कि इसको 2030 तक हमने हासिल करना है। ठीक है। ये एक अलग टॉपिक है, ये मैं आप लोगों को एमडीजीज और एसडीजीज पढ़ाऊंगा। ठीक है। फेलियर्स एंड सक्सेसेस। ठीक है। अब यूएन के सक्सेस स्टोरीज क्या है जिधर ये कामयाब रहा है? तो पीस कीपिंग मिशन जो मैंने जैसे कहा कि ये इसकी एक सक्सेस स्टोरीज है। सीरा और लियानी जो है ईस्ट तिमोर, ये जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, छोटे छोटे ममालिक हैं लेकिन एक दूसरे से जो लड़ रहे हैं, या वो ममालिक जो लड़ने के बाद जिसको हम कहते हैं पोस्ट वार, जब रिहेबिलिटेशन होती है या दोबारा से वो लड़ाई ना हो, या उधर अगर कोई मसले मसाइल आए हैं, ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इसका एक पीस कीपिंग मिशन होता है, और उसके जरिए जो है पीस मेंटेन किया जाता है और कन्फ्लिक्ट को खत्म कर दिया जाता है। और जैसे मैंने ये दो ममालिक के नाम लिए, वहां पर ये कामयाबी से अपना काम कर चुका है। ग्लोबल कोऑपरेशन, जैसे मैंने कहा कि ये एक मसला जो कि बड़ा मसला होता है, पूरी दुनिया का मसला होता है, जैसे कि कोविड-19 हो गया, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया, डिसआर्मामेंट हो गया, पॉवर्टी हो गई, एजुकेशन का मसला हो गया। ठीक है। चाइल्ड जो एनजीओज वगैरह काम कर रहे होते हैं और उस पर कोऑपरेशन की जरूरत हो, तो फिर हेल्थ इश्यूज जो है वो यूएन के प्लेटफॉर्म से ही हल होता है। ठीक है। इसके बाद जो है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट, तो यूएन के जरिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी होता है। उसमें हमारे पास वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी है। ठीक है। जो अभी हालिया जो जंगें जारी हैं, तो वहां पर इसी के लोगों को इस प्रोग्राम के तहत जो है फूड दिया जाता है। यूनिसेफ है, ठीक है, जो पाकिस्तान में भी काम कर रहे होते हैं, और यही सारी काम जो है इसके सक्सेस स्टोरीज में आते हैं। अब फेलियर क्या है? फेलियर तो एक ये है कि इनएबिलिटी टू प्रिवेंट मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स, चाहे वो सीरिया वार हो, रवांडा जिनोसाइड हो, चाहे यमन में कॉन्फ्लिक्ट्स हो, चाहे अभी हालिया यूक्रेन और रशिया का जंग हो, पैलेस्टाइन और इसराइल की जंग हो, इसी तरह ईरान और इसराइल की एक दूसरे पर हमला करना हो, इसी के साथ जो है कश्मीर का मसला हो, तो इन सब मसाइल को हल करने में यूएन नाकाम हुआ है आज तक। फिर एक और मसला जो है इसमें वीटो पावर इशू है, कि क्योंकि कुछ वजूहात की बुनियाद पर गलत इस्तेमाल होता है वीटो पावर का। जैसे अभी मैंने एक मिसाल दिया, ठीक है, कि पूरी दुनिया ने 150 ममालिक ने यूएन में वोट दिया कि हम चाहते हैं कि इजराइल जो है ये जंग बंद कर दे, लेकिन अमेरिका ने इस तमाम रिजोल्यूशन को वीटो कर दिया, और एक दफा नहीं, 3 दफा। ठीक है। अब दुनिया बैठती है कि हम मसले को खत्म करना चाहते हैं, ये लोग वीटो कर देते हैं। अब यूक्रेन और रशिया के वक्त भी सारी दुनिया ने कहा कि आप यूक्रेन पर हमला ना करें, लेकिन वीटो पावर रशिया के पास भी है, तो रशिया ने उसको वीटो कर दिया कि जनाब मेरे पास वीटो है, आप लोग घर जाए, मैं आप लोगों की बात नहीं सुनूंगा, और जब मैं नहीं सुनूंगा तो फिर आप लोग जो है आपकी बात कोई भी नहीं सुनेगा। ठीक है। तो वीटो पावर जो है ये एक इशू है, बल्कि ये एक फेलियर भी है, जिसकी वजह से ये एक कमजोर ऑर्गेनाइजेशन बनता जा रहा है। या जो पावर बैलेंस है वो चंद ममालिक, ये जो 5 ममालिक हैं, जिसमें चाइना है, यूएस है, यूके है, उसमें हमारे पास जो है फ्रांस है, तो ये 5 ममालिक ऐसे हैं कि इनके पास पावर ज्यादा है बाकी लोगों के निस्बत।
अच्छा, अल्पनिस ने फिर क्वेश्चन किया कि अगर इश्यूज सॉल्व नहीं होंगे वीटो पावर की वजह से तो फिर यूएन को डिसफंक्शनल कर दिया जाए, वो बेहतर होगा? नहीं, डिसफंक्शनल करना तो बेहतर नहीं है ना। ठीक है। अब ऐसा है कि अगर आप किसी कोई बीमारी है आपको, और आप एक दवाई से ठीक नहीं होते, दो से ठीक नहीं होते, तो इसका मतलब ये कि दवाइयों की दुकान बंद कर दिए जाएं। ठीक है, या आपको मजीद इलाज ना दिया जाए। इसका हल ये है कि आपका डॉक्टर बदला जाए, आपकी दवाई तब्दील कर दी जाए, तो शायद आपकी जो है रिकवरी हो जाए। तो इसी तरह यूएन को डिसमेंटल या डिसफंक्शन करने की बात नहीं हो रही, उसमें रिफॉर्म्स की बात हो रही है कि हम मजीद रिफॉर्म्स ले आए और इसको जो है जो इश्यूज हैं उसको एड्रेस करें। तो खातिमा हल नहीं है। अब अगर पाकिस्तान नहीं चल रहा तो क्या पाकिस्तान को खत्म कर दे? नहीं, पाकिस्तान को रिफॉर्म्स की जरूरत है, इस्लाहात की जरूरत है। ठीक है। तो ये तो तुम्हारा जवाब हो गया। दूसरा ये है कि ये सारे के सारे इश्यूज जो है वीटो नहीं होते, चंद इश्यूज जो है वो वीटो होते हैं। जैसे कि इसराइल में अब अमेरिका का जो है इंटरेस्ट मौजूद है। इसी तरह यूक्रेन का हमला जब था तो वहां पर इसराइल खुद मौजूद था और इसराइल का इंटरेस्ट मौजूद था। या कभी कभार कश्मीर पर जब इंडिया कोई बात करता है तो चाइना, हम चाइना को कहते हैं, पाकिस्तान के पास तो वीटो नहीं है, लेकिन हम चाइना के जरिए उस बात को वीटो करते हैं। तो इसका फायदा भी है, नुकसान भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वीटो का हर दफा गलत इस्तेमाल नहीं होता। जैसे कि क्लाइमेट चेंज की बात हो गई, जैसे कि कोविड-19 आया, जैसे गरीबों की मदद हो गई, जैसे कि पावर्टी एलिवेशन हो गया का खात्मा, इरेडिकेशन हो गया, जैसे कि एजुकेशन की क्वालिटी बेहतर हो गई, तो वहां पर तो वीटो कुछ भी नहीं होता। सही। ये कुछ पॉलिटिकल मसाइल है जहां पर वीटो आता है, अदरवाइज नहीं। अच्छा, लेक ऑफ रिफॉर्म की बात करें, ठीक है, तो रिफॉर्म्स जैसे मैंने कहा कि यूएन में रिफॉर्म्स की जरूरत है जो कि नहीं हो रही, ये इसका एक फेलियर हो गया। अब क्रिटिसिज्म इस पर यह है कि यहाँ पर ब्यूरोक्रेटिक इनफिशिएंसी है। ठीक है, इसके एडमिनिस्ट्रेशन में जो है अब थोड़ी बहुत जो रिफॉर्म्स की जरूरत है वो होनी चाहिए। पावर इम्बैलेंस है, जैसे अभी कहा मैंने कि पावर जो है, सारा का सारा पावर हमने 5 ममालिक के हाथ में दे दिया है। ठीक है, जो कि अगेन एक इम्बैलेंस क्रिएट किया है इन 5 ममालिक ने। अब 150 ममालिक वोट दे रहे और एक मुल्क इन पांचों में से उसको वीटो कर दे, बस बात खत्म। अच्छा, सरमद इलियास ने कहा है कि वीटो मस्ट हैव द लिमिटेड एक्सेस ओवर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जी, बिल्कुल सही है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है कि लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, तो अकाउंटेबिलिटी तो है ही नहीं। अब इसराइल को कौन अकाउंटेबल ठहराएगा कि आपने 42,000 इनोसेंट मासूम बच्चों और बच्चियों को और औरतों को और वो लोग जो जंग में हिस्सा ले भी नहीं सकते उनको कत्ल कर दिया है। तो लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी तो है। अब इंडिया को कश्मीर के ऊपर कौन जो है अकाउंटेबल ठहराएगा? तो अकाउंटेबिलिटी तो यहाँ पर नहीं है, जो कि इसका क्या कहलाता है कि इनएफिशिएंसी कहलाए या फेलियर कहलाए यूएन के। अब पाकिस्तान का रोल क्या है? तो जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान तो शुरू दिन से ही इसका मेंबर बन गया आज़ादी के बाद, और इसने कश्मीर का इशू भी उठाया, इसराइल पैलेस्टाइन का इशू भी उठाया और इसका एक अहम रुकन बन गया। पीस कीपिंग मिशन में जो है पाकिस्तान एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है। और इसके बाद के बारे में अंटोनियो ने कहा, जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो है वो सेक्रेटरी जनरल है, और वो कहता है, सिक्योरिटी काउंसिल का नहीं, बस पूरे यूएन का, ठीक है, सेक्रेटरी जनरल है। तो वो बताते हैं कि पाकिस्तान हैज कंट्रीब्यूटेड मोर देन इट्स फेयर शेयर टू द यूएन पीस कीपिंग मिशन। और अभी आप लोगों के साथ में एक पिक्चर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर रहा हूँ। ठीक है, इसको फिर लेक्चर के बाद देख लें। और ये इधर लिखा है कि यूएन जो एक मुल्क है वहां पर पीस कीपिंग मिशन, जो पाकिस्तानी पीस कीपिंग मिशन है, वो वहां पर ब्रिजेस बना रहे हैं। ठीक है, वो ब्रिजेस की तस्वीर भी आप लोगों के साथ मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी हैं, क्लास के बाद देख ले। तो पीस कीपिंग मिशन में पाकिस्तान के सबसे ज्यादा ट्रूप्स जो है, जो फौजी हैं, पाकिस्तान ने दिए हैं। और तकरीबन उसकी तादाद अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो 2 लाख से बढ़कर हैं, जिसमें बहुत ज्यादा जो है
पुलिस मेंबर्स भी हैं इसमें और फौजी भी हैं जो कि शहीद भी हुए हैं। ठीक। अब चैलेंजेस क्या है जिसको हल करना है? एक चैलेंज इस प्लेटफॉर्म का कश्मीर को हल करना जो आज तक नहीं हुआ। दूसरा ये है कि ह्यूमन राइट्स और टेररिज्म जो है उसको देखा जाता है। ठीक। और इवन पाकिस्तान पर जो है प्रेशर भी डाला जाता है कि आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन को रोके अपने मुल्क में और टेररिज्म को जो है खत्म कर दें, नेशनल एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करें अच्छे तरीके से। क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी के लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में हर 2 साल बाद जो है सैलाब वगैरह आ जाते हैं, बारिशें हद से ज्यादा हो जाती हैं और ये मसला फिर पाकिस्तान जो है इस प्लेटफॉर्म के जरिए उठाता है। सक्सेस इन द यूएन जो है पाकिस्तान की तरफ से वो ये है कि पाकिस्तान एक लीडिंग रोल अदा कर रहा है, इसके इलेक्शंस में हिस्सा ले रहा है और जीतता भी है अक्सर औकात, जो कि ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान जो सफारती लिहाज से वहां पर बहुत ज्यादा इंगेज है और अपना अहम किरदार अदा करता है यूएन में। ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स भी हैं, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान ने इनको कहा है कि मैं ग्लोबल हेल्थ, ग्लोबल एजुकेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट में अपना हिस्सा डालता रहूंगा। और जितने भी एसडीजीज जो है हमारे जो 2015 से बनाए गए 2030 तक, उसके हसूल के लिए पाकिस्तान ने कहा कि ये भी मैं कमिटेड हूं कि हासिल करूंगा जैसे यूएन ने कहा है। पाकिस्तान ये भी कहता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जितने भी मेंबर्स हैं उसमें भी रिफॉर्म्स होने चाहिए, जो अभी आप लोगों ने भी डिस्कस किए। इनहैंस पीस कीपिंग रोल जो है पाकिस्तान विल लाइकली कंटिन्यू टू प्ले अ प्रोमिनेंट रोल इन पीस कीपिंग, कंट्रीब्यूटिंग टू इंटरनेशनल स्टेबिलिटी एंड इनहैंसिंग इट्स डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग। और रीजनल स्टेबिलिटी की बात करें, काउंटर टेररिज्म की बात करें, तो पाकिस्तान हमेशा से इसमें अपना किरदार अदा करता है। और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान जंग में भी साथ दिया और तकरीबन कहते हैं कि 40 लाख से ज्यादा अफगान मुहाजिरीन को हमने एज अ गेस्ट रखा अपने मुल्क में। और इसी तरह साउथ एशिया में भी जो है हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं, पीस कीपिंग में भी हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और भी बहुत ज्यादा चीजें हैं डिस्कस करने को, लेकिन आज के लिए इतना काफी है। अच्छा, अभी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं।